लास्ट लेक्चर हमने देखा माइक्रो कंट्रोलर के बारे में और माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का कंपैरिजन भी हमने स्टडी किया. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द modern comparison. Okay, modern features are there nowadays. When you go to industry, remember I told you the comparison about the 1970s microprocessor and controller. Okay, I'm going over that slides. Okay, for your understanding point of view, I'm showing that slides. This comparison you seen. Okay, this comparison is related to your exam curriculum point of view. Okay, your exam or curriculum point of view, if you are going to discuss the microcontroller and microprocessor, then you can show this type of comparison. But now for your additional knowledge, means content and syllabus point of view, okay, here I am showing you the comparison between the microcontroller and microprocessor with various modern features. Means अगर आपका आपसे कोई अगर कोई कंपनी में जाता है, आप लोग अगर कंपनी में जाओगे तो whenever you talk about the microprocessor and microcontroller, then first of all the design engineer will ask you what will be the size of microcontroller, what will be the memory. Okay, so that these features will comes in picture. तो कोई भी बंदे को अगर कोई भी टाइप का अगर क्वेश्चन आता है माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोलर के बारे में, तो ही शुड एबल टू डिस्कस दिस पॉइंट्स. ओके, so that's why I'm giving you idea about this. Okay, so here now the comparison is in front of you. Okay, microprocessor and controller, and first column is discussing the features. Okay, these features are bit size, clock speed, structures, RAM, ROM, peripheral, interface, programming, cost, power consumption, size, okay, and applications, right? तो देखो कैसा है कि ये नियर अबाउट 11 से 12 फीचर्स हैं आपके सामने. ओके, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन अगर पूछे माइक्रो प्रोसेसर या कंट्रोलर में, तो यू शुड हैव एटलीस्ट वन आंसर फ्रॉम दिस स्लाइड. ओके, तो ऐसा नहीं भाई कि मैं करिकुलम के रिलेटेड ही पढ़ा रहा हूँ, आपको ये पॉइंट यहाँ पर दे रहा हूँ. इट इज कंटेंट बेस्ड सिलेबस. ओके, एंड दिस पॉइंट इज नाउ करंट ट्रेंड्स ऑफ योर मार्केट्स. यानी अकल चल के आप अगर 2022 में, आपका अभी 2021 में बी पास आउट टी पास होंगे, ओके, और 22 में बी पास आउट होंगे, तो आप जैसे ही 22 में मार्केट में लॉन्च हो जाओगे, तो यू शुड नीड दिस फीचर्स, राइट? सो दैट्स व्हाई आपको ये पॉइंट्स मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ. तो पहला पॉइंट लेते हैं भाई बिट साइज. अगर कोई भी माइक्रो कंट्रोलर या प्रोसेसर लेते हो, आपके सामने अगर कंट्रोलर पड़ा होगा, तो सबसे पहला डिजाइनर आपको पूछता है कि भाई आपको कितने बिट का माइक्रो कंट्रोलर का स्टडी किया है. तो रिमेंबर, माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर रहेगा तो माइक्रो प्रोसेसर में बिट साइज रहती है 8, 16, 32 या 64. जो करंट लेवल का प्रोसेसर है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा. तो 8 बिट आपने ऑलरेडी देखा 80, 85. ओके, 16 बिट आपने देखा 80, 86. ओके, या 186, 286, 386, ये जो माइक्रो प्रोसेसर है ये आपके आ जाते हैं नियर अबाउट 16 बिट के ही. लेकिन आप पेंटियम टेक्नोलॉजी में आते हो 80386, 486, ओके, या 586 या पेंटियम 1. ओके, ये जो सारे जो आपके प्रोसेसर है माइक्रो प्रोसेसर, तो ये आते हैं 32 बिट के. ओके, अगर आप और आगे चल रहे हो तो आज के जो लेटेस्ट आप आईफोन लेते हो या आप जनरल लैपटॉप लेते हो या डेस्कटॉप लेते हो, तो उनमें आपको 64 बिट का प्रोसेसर वहां पर अवेलेबल हो जाता है. आजकल तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी भी साइज आपको 32 बिट और 64 बिट में आपको दिखाई देगी. तो याद रखना, प्रोसेसर और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी साइज भी आपको यहाँ पर मायने रखती है. अभी क्वेश्चन अराइज होगा, सर बिट साइज क्यों इंपॉर्टेंट रहती है? याद रखो, बिट साइज के द्वारा आप डाटा का ट्रांसफर कर सकते हो. यानी जो भी प्रोसेसर है, जो कंट्रोलर है,
वो कंट्रोलर के द्वारा आप जितने ज्यादा बिट का डाटा ट्रांसफर कर लोगे तो उतना वो प्रोसेसिंग स्पीड उसका बढ़ जाएगा। याद रखो ध्यान में। ओके, तो ये पॉइंट वहां आपको डिस्कस करना है अगर कोई आपसे पूछता है भाई व्हाई बिट साइज इज नेसेसरी। ओके, सो दैट्स व्हाई माइक्रो कंट्रोलर भी आपके सामने आपको कंपैरिजन में लिया है मैंने। तो 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट के माइक्रो कंट्रोलर मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप जो लर्न करने जा रहे हो वो है 8051। ओके, लेकिन मार्केट में और पीक है या एटमेगा या आपको आर्डिनो बोर्ड है अवेलेबल, तो ये 16 बिट में आपको अवेलेबल रहेंगे। अगर आप आर्म की बात करते हो, आर्म कंट्रोलर है, तो आर्म जो आगे आने वाला है आपको एम्बेडेड सिस्टम्स में, तो वो 32 बिट का है। ओके, तो याद रखिए ये बिट साइज में अवेलेबल रहते हैं आपको कंट्रोलर और प्रोसेसर। सेकंड बात मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे क्लॉक स्पीड। तो याद रखिए क्लॉक स्पीड क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई क्लॉक स्पीड इज इंपॉर्टेंट। रिमेंबर हु इज गिविंग मी अ क्लॉक स्पीड। रिमेंबर, याद रखिए क्लॉक स्पीड बोले तो इट इज अ स्पीड ऑब्टेन फ्रॉम द क्रिस्टल ऑसिलेटर। ओके, तो क्रिस्टल ऑसिलेटर के द्वारा आपको ये क्लॉक स्पीड मिलेगा। ओके, तो ये क्रिस्टल ऑसिलेटर जो भी हम एक्सटर्नली कनेक्ट करने वाले हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ कोट की रहती है क्लॉक स्पीड के द्वारा। ओके, उसी के ऊपर आप माइक्रो प्रोसेसर कितने फास्ट ऑपरेशन कैरी आउट कर पाता है, ये सारी बातें आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो कभी भी हम कहते हैं ना कि माइक्रो कंट्रोलर ये इतना फास्ट स्पीड से ऑपरेशन कैरी आउट करता है, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अगर वो कैरी आउट करता है तो उसके लिए वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है क्रिस्टल ऑसिलेटर की। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर वहाँ पर क्लॉक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेगा और वो क्लॉक फ्रीक्वेंसी के द्वारा आपको वो ऑपरेशन फास्टेस्ट से फास्टेस्ट मिल जाएगा। Remember, F is equal to 1/t is the formula that will be adopted. Okay, so that's why here F is taken in consideration. You can able to find out the time period. आगे आपको बात करनी रहेगी टाइम पीरियड की, तो मैं थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट में टाइम पीरियड के रिलेटेड कैलकुलेशंस भी बताऊंगा और टाइम पीरियड के ऊपर हम कोई एप्लीकेशंस भी उसमें डिफाइन करेंगे। तो वो एप्लीकेशंस आपको वहां पर डिजाइन भी करना रहेगा और उसके ऊपर आपको प्रोग्राम भी लिखना रहेगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट में रीड करता हूँ क्लॉक स्पीड का। तो क्लॉक स्पीड ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर इज हाई, राइट। ओके, तो अगर आज की दुनिया का अगर आप माइक्रो प्रोसेसर लोगे तो उसका क्लॉक स्पीड आपको हाई मिल जाएगा। ओके, वो इन टर्म्स ऑफ गीगाहर्ट्ज आपको मिल जाएगा। ओके, तो जनरल आप लेटेस्ट से लेटेस्ट 2.4 या 2.8 GHz का माइक्रो प्रोसेसर आप आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में देख सकते हो। लेकिन अगर 8085 की बात करते हैं तो 8085 या उससे पहले वाला था 8080 या उससे पहले वाला था 4040 या 4004, ये टाइप के जो प्रोसेसर थे उनमें जो फ्रीक्वेंसी थी वो 1 मेगाहर्ट्ज से स्टार्ट होती थी। ओके, तो 1 मेगाहर्ट्ज से लेकर आप 4 गीगाहर्ट्ज या नियर अबाउट आपको मैंने कहा 2.8 GHz तक आपको प्रोसेसर अवेलेबल है। ओके, और 4 GHz तक आपको एड ऑन क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ओके, तो नियर अबाउट आप 8085 में सुने हो कि भाई नियर अबाउट 3 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल वहां पर रिक्वायर्ड है, तो 3 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक फ्रीक्वेंसी आपको वहां उसके रिलेटेड मिल जाता है। बात क्लियर हो गई भाई। सेकंड पॉइंट इधर ले रहा हूं माइक्रो कंट्रोलर में। तो माइक्रो कंट्रोलर में क्लॉक स्पीड ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर इज लेस। याद रखो माइक्रो प्रोसेसर से माइक्रो कंट्रोलर का स्पीड कम रहता है। ओके, इट इज इन टर्म्स ऑफ मेगाहर्ट्ज। ओके, तो जनरली उसकी रेंज आपको कोट की है 1 मेगाहर्ट्ज टू नियर अबाउट 300 मेगाहर्ट्ज। ओके, इतनी रेंज में आपको माइक्रो कंट्रोलर मिल जाएगा, राइट। तो रिमेंबर प्रोसेसर आपको जनरल एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है और कंट्रोलर आपका जनरली आप डेडिकेटेड एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं। पॉइंट ध्यान में रखना। ओके, जनरल एप्लीकेशंस और डेडिकेटेड एप्लीकेशंस। ओके, आगे चल के मैं एप्लीकेशंस में बात बताऊंगा। ओके, आखिरी में वो पॉइंट रहेगा। चलिए थर्ड पॉइंट ले रहा हूं, स्ट्रक्चर। ओके, अगर आप कंट्रोलर की बात या प्रोसेसर की बात करोगे तो वहां स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, मैं पढ़ लेता हूँ फिर डिस्कस करता हूँ। स्ट्रक्चर अगर माइक्रो प्रोसेसर में देखो कि इट हैज ओनली द CPU इन द चिप।
यानी आपने आर्किटेक्चर देखा भाई माइक्रो प्रोसेसर का, उसमें आपको सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही दिखाई दिया। ओके, अदर डिवाइसेस लाइक आईओ पोर्ट, मेमोरी, टाइमर इज कनेक्टेड एक्सटर्नल। ओके, आपको वहां इन चिप ये बातें अवेलेबल नहीं रहेगी, राइट? ऑन चिप आपको ये बातें अवेलेबल नहीं रहेगी। ओके, तो आपको वो एक्सटर्नली कनेक्ट करना है, राइट? तो द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज फ्लेक्सिबल। ओके, यूजर कैन डिसाइड द अमाउंट ऑफ मेमोरी, द नंबर ऑफ आईओ पोर्ट्स एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस। थोड़ा कॉल था, क्या बात कर रहा था? स्ट्रक्चर क्या? द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज फ्लेक्सिबल। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है आपको वहां पर फ्लेक्सिबल दिखाई देगा, क्योंकि इनबिल्ट आपको सीपीयू है और सीपीयू के साथ साथ एक रजिस्टर सेट अवेलेबल रहेगा, और रजिस्टर के साथ साथ आपको थोड़ा छोटा मोटा ब्लॉक वहां पर अवेलेबल रहेगा। ओके, यूजर कैन डिसाइड द अमाउंट ऑफ मेमोरी, द नंबर ऑफ आईओ पोर्ट्स एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस। ओके, तो जब आप कोई भी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिजाइन, याद रखना नाम, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिजाइन, अगर आप यहाँ जा रहे हो, जनरली कंपनीज में आपको नाम ये स्टैंडर्ड इस तरह का सुनाई देगा, MBS शॉर्टली उसे कहा जाता है, MBS या MCS, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। तो इस माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम्स में आपको अमाउंट ऑफ मेमोरी, नंबर ऑफ आईओ पोर्ट्स या आईओ पेरिफेरल जो है, ओके, या अदर पेरिफेरल डिवाइसेस है, वो आपको वो सेलेक्ट करना पड़ता है। ओके, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन योर डिजाइन। जो डिजाइनर आपको डिजाइन प्रोवाइड करता है कोई एप्लीकेशंस के लिए, तो उसके ऊपर वह डिपेंडेंट रहता है। बात समझ में आ गई मेरी? थोड़ी थोड़ी? ओके, पक्का पूरा आया समझ में? थोड़ा थोड़ा ही आएगा, ज्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी धीरे धीरे करते जाओ, हाँ, क्योंकि वन डे आई कैन नॉट बिल्ड अ चाइना वॉल, इसलिए मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में भी। तो वैसा ही यहाँ पर स्ट्रक्चर अभी कंट्रोलर के लिए डिस्कस करता हूँ। चलिए, in terms of controller, you can find the CPU, memory, IO ports, and all other peripheral devices are connected on a single chip. यानी internal of chip आपको ये सारी बातें वहाँ available हो जाएगी। ओके, आपको सीपीयू रहेगा, मेमोरी रहेगा, आईओ पोर्ट रहेगा, एंड ऑल अदर पेरिफेरल डिवाइसेस आपको एक ही चिप में आपको डिफाइन मिल जाएंगे। ओके, तो वो सेलेक्टेबल है। क्वेश्चन, भाई सेलेक्टेबल क्यों है? रिमेंबर, ध्यान में रखना, माइक्रो कंट्रोलर में सेलेक्टेबल इसलिए कहा कि कल ही मैंने कहा माइक्रो कंट्रोलर नियर अबाउट 400 to 500 डिफरेंट कंपनीज के अवेलेबल है। ओके, बात अगर माइक्रो कंट्रोलर की आती है तो कोई भी डिजाइनर, कोई भी मैन्युफैक्चरर क्या बोलेगा, मुझे ये पर्टिकुलर ब्लॉक चाहिए, वो पर्टिकुलर ब्लॉक चाहिए, वो पर्टिकुलर ब्लॉक चाहिए, तो वो ब्लॉक्स वो इंटीग्रेट करता है और उसके हिसाब से वो माइक्रो कंट्रोलर को मैन्युफैक्चर करता है। तो रिमेंबर, जनरली आपको अलग अलग वैरायटीज के माइक्रो कंट्रोलर मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे, उनमें जो इंटरनल सेक्शंस है वह आपको वेरिएशंस में मिलेंगे। ये तो एप्लीकेशंस की बात है जब आप मार्केट फेस करोगे तब, लेकिन मैं आज ही बता के आपको रख रहा हूँ, क्योंकि जब आप ये मेरी स्लाइड्स या मेरा वीडियो जब आप फ्यूचर में अगर देखना चाहोगे तो आपको वो बात वहां पर आपको ये याद आएगी। ओके, तो याद रखिए, सेकंड पॉइंट वहां पर लिखा है मैंने, द स्ट्रक्चर इज फिक्स। तो इधर आपको यहाँ स्ट्रक्चर जो है कंट्रोलर में वो फिक्स रहेगा। वंस इट इज डिजाइन, द यूजर कैनॉट चेंज द पेरिफेरल डिवाइसेस। यानी स्ट्रक्चर इसलिए फिक्स है क्योंकि ऑन चिप जो पेरिफेरल है, जो सेमीकंडक्टर चिप है, वो एक बार डिफाइन की, डिजाइन की, तो उसमें किसी को कह के वो सेक्शन या पेरिफेरल डिवाइस ऐड ऑन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इनबिल्ट जो 2x2 सेंटीमीटर का चिप आपके सामने आ जाएगा। मैं उसमें एडिशन क्या करूँ भाई? कोई पेरिफेरल मुझे वहां पर ऐड ऑन करना होगा तो मैं वो चिप को तोड़ के वहां पर कोई पेरिफेरल इंटरनली राइट नहीं कर सकता हूँ या उसे ऐड नहीं कर सकता हूँ, याद रखिए। सो दैट्स व्हाई आई रिटन हियर द स्ट्रक्चर इज फिक्स, वंस इट इज डिजाइन द यूजर कैनॉट चेंज द पेरिफेरल डिवाइसेस। Got it my point? Okay,
अगर आपको इस पॉइंट में अगर कोई ज्यादा डिस्कशन और लगा तो मुझे वो हाँ टेक्स्ट कीजिए मेरे व्हाट्सएप पे, हाँ मैं और आपसे डिस्कस करूंगा, नो प्रॉब्लम। थर्ड पॉइंट ले रहा हूँ रैम। अगर आप रैम की बात करते हो माइक्रो प्रोसेसर में, द volatile memory RAM for the microprocessor is in the range of 1 KB to maximum as required. Okay, but in terms of advanced processor, it will be available from 512 MB to near about 32 GB. याद रखो, सबसे मेरा पहला पॉइंट माइक्रो प्रोसेसर के बारे में कह रहा हूं। माइक्रो प्रोसेसर में कल भी मैंने कहा कि मेमोरीज आर नॉट प्रेजेंट इंटरनली। तो ये जो मेमोरीज है, ये मेमोरीज एक्सटर्नली प्रेजेंट है माइक्रो प्रोसेसर में। आप उसे एक्सटर्नली बाहर से कनेक्ट करोगे। अभी कनेक्ट करते समय उसकी क्या साइज रहेगी, तो वो साइज आपको यहाँ पर 1 KB से लेकर आपको रिक्वायर्ड जितना है वो KB तक आप उसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, वो आपके ऊपर रहेगा कितना आपका डिजाइन आ रहा है, आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि मेमोरी रैम का या रोम का ऐसा नहीं रहता चलो किसी को कितनी भी मेमोरी आप वहां पर दे दे। देखो एक एग्जांपल बता रहा हूँ मोबाइल का। अगर आप मोबाइल की बात करोगे तो देखिए आप कुछ रैम का प्रॉब्लम फेस करोगे। अगर आप मोबाइल परचेस करने जाओगे या लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेस करने जाओगे तो जितनी रैम की साइज कम उतना आपका मोबाइल लैपटॉप डेस्कटॉप चीपर। बात समझ में आ रही है मेरी? यानी आपको चिपेस्ट अगर लैपटॉप डेस्कटॉप या मोबाइल या आईपैड या आपका कुछ टैब अगर खरीदना होगा आपको, तो रैम कम रोम कम साइज में अगर अवेलेबल है तो उसका कॉस्ट कम होगा। जितना रैम और रोम की आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी उतनी डेस्कटॉप लैपटॉप या मोबाइल फोन की कॉस्ट बढ़ेगी। याद रखो, अगर आप 1 GB का रैम और नियर अबाउट 8 GB का रोम अगर ले रहे हो तो ऐसे सिचुएशन में आपको वहां पर नियर अबाउट जो कॉस्ट है मोबाइल की 3 to 5,000 में बेयर आउट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप मैक्सिमम मेमोरी अगर फाइंड करोगे तो वहां पर आपको मैक्सिमम कॉस्ट वहां पर रिक्वायर्ड रहेगी। ओके, रिमेंबर अगर आप माइक्रो कंट्रोलर की बात करते हो तो इन टर्म्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर वोलेटाइल रैम इज अवेलेबल। ओके, एंड इट्स रेंज इज नियर अबाउट फ्रॉम 2 KB टू नियर अबाउट 256 KB। ओके, तो आपको रैम की साइज जो है वह 2 KB से लेकर 256 KB तक माइक्रो कंट्रोलर में इंटरनल, ये ऑन चिप मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी अवेलेबल हो जाएगी। याद रखना माइक्रो कंट्रोलर में इंटरनल मेमोरी है तो रैम भी मिलेगा रोम भी मिलेगा। ओके, माइक्रो प्रोसेसर में रैम और रोम नहीं रहता, आप एक्सटर्नली कनेक्ट करना है, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ रोम। अगर आप रोम की बात करोगे माइक्रो प्रोसेसर के साथ तो मैक्सिमम इंटरफेसेबल मेमोरी है। ओके, आप मैक्सिमम इंटरफेस कर सकोगे नियर अबाउट 1 KB से लेकर 64 MB तक। ओके, ये 8085 के रिलेटेड है, 64 MB। ओके, तो इतनी मेमोरी आप 8085 से कर सकते हो। अगर आप एडवांस प्रोसेसर की बात करोगे तो वहां पर रोम यहाँ कहलाएगा हार्ड डिस्क। ओके, तो रोम जो है वो हार्ड डिस्क कहलाएगा और उसकी जो साइज रहेगी नियर अबाउट 128 GB 256 GB या 1 TB या 2 TB तक अवेलेबल रहेगा। ओके, याद रखो माइक्रो प्रोसेसर यानी आपका डेस्कटॉप लैपटॉप, आपको हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट है, वहां पर रोम रहेगा, हार्ड डिस्क को रोम कहा जाता है आगे। ओके, सो दैट्स व्हाई आप वहां उतनी हार्ड डिस्क ले सकोगे। ओके, तो उतनी साइज आपको वहां अवेलेबल होगी। अगर आप माइक्रो कंट्रोलर की बात करोगे तो माइक्रो कंट्रोलर इंटरनली अवेलेबल है नियर अबाउट 32 KB टू 2 MB तक, या आप वह 64 MB तक भी आप अवेलेबल हो सकता है। रिमेंबर वो आपको वहां पर 64 MB तक अवेलेबल होगा। बेटा आई डिड सम करेक्शन।
Okay, I am doing some correction like this. Okay, you will find near about 64 MB. Okay, ये हार्ड ड्राइव और फ्लैश रोम में आपको अवेलेबल होगा माइक्रो कंट्रोलर में। लेकिन अगर आप एडवांस माइक्रो कंट्रोलर की बात करोगे तो ये मेमोरी आपको एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी अभी मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल रही है। ओके, जो माइक्रो कंट्रोलर है, यानी आप अगर मोबाइल परचेस कर रहे हो तो इंटरनली मोबाइल में आपको ये मेमोरी अवेलेबल है। ओके, क्योंकि ऑन चिप मेमोरी और ऑफ चिप मेमोरी यानी एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी यानी आप जो कार्ड मेमोरी का इंटरफेस करते हो, और इंटरनल मेमोरी यानी जो आपको मोबाइल में मेमोरी अवेलेबल होती है वो। ओके, तो वो आपको वहां पर नियर अबाउट 16 GB या 32 GB या 128 GB तक आपको अवेलेबल हो रही है। ओके, तो वो आप वहां पर फाइंड आउट करोगे कि उतनी मेमोरी आपको अवेलेबल होगी। गॉट इट माय पॉइंट? ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, पेरिफेरल इंटरफेस। तो पेरिफेरल की बात अगर करोगे 8085 में, तो सारे पेरिफेरल माइक्रो प्रोसेसर चिप के बाहर रहते हैं। ओके, तो यहां लिखा है मैंने, द कॉमन पेरिफेरल इंटरफेस फॉर माइक्रो प्रोसेसर इज यूएसबी, UART एंड हाई स्पीड इथरनेट। ओके, तो ये आपको एक्सटर्नली आपको इंटरफेस करने हैं, और उसके साथ साथ आपको वहां पर मैंने पहले ही कहा कि भाई आपको ऊपर यानी स्ट्रक्चर के साथ साथ बताया मैंने, आईओ पोर्ट, मेमोरी और टाइमर और इंटरप्ट, ये सारे आपको वहां पर लगेंगे ही। ओके, ये सारे जो पेरिफेरल है ये बाहर कनेक्ट करोगे, बाहर से आपको इंटरफेस करना है, तो इस वजह से यहाँ पर पेरिफेरल इंटरफेस कहा कि ये एड ऑन है। याद रखिए, ये एड ऑन है। ओके, सिमिलरली आप अगर कंट्रोलर की बात करोगे तो कंट्रोलर में आपको कॉमन पेरिफेरल जो इंटरफेस आपको एक्सटर्नली ये लग सकते हैं। I2C है, या I2C बोले तो इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ओके, तो I2C उसे कहा गया है, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस SPI, या UART है, UART यानी यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। ओके, यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीविंग एंड ट्रांसमिशन। ओके, तो UART है। तो जनरली आप असिंक्रोनस कम्युनिकेशन कैरी आउट करना चाहते हो तो आप उसे UART का इंटरफेस कर सकोगे। ओके, बात बताऊंगा आगे और डिस्कस करूंगा UART या USB या I2C या SPI की। ओके, तो थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ प्रोग्रामिंग के बारे में। अगर प्रोग्रामिंग के बारे में बात करोगे, द प्रोग्राम ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर कैन बी चेंज फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस, यानी कोई भी एप्लीकेशन अगर आपको डिजाइन करना है तो एवरी टाइम यू कैन फाइंड देयर इज अ चेंज इन द program. Okay, the programming of the microprocessor is difficult as compared to the microcontroller. Okay, याद रखिए कैसा है, माइक्रो कंट्रोलर itself is a semiconductor chip. Okay, या controller is also itself is a semiconductor chip. While doing that programming, okay, आप एक्सटर्नली कितना इंटरफेस करते हो या इंटरनली कितना इंटरनल इंटरफेस अवेलेबल है, उसके ऊपर ये प्रोग्रामिंग का ट्रिक्स डिपेंडेंट रहता है। तो माइक्रो प्रोसेसर इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द माइक्रो कंट्रोलर, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर बहुत इजी है। ओके, वहां पर एवरीथिंग इज अवेलेबल इनसाइड, तो आप वहां पर प्रोग्रामिंग फास्ट कैरी आउट कर सकते हो एज कंपेयर टू द माइक्रो प्रोसेसर। ओके, याद रखिए कैसा है, आपका कभी पाला पड़ा तो आप प्रोग्रामिंग में ये समझ जाओगे कि भाई माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में विच प्रोग्रामिंग इज टफ और विच विल बी द सिंपलर वन। ओके, so don't worry, I am giving you a brief idea about the microcontroller, so that's why अपने करिकुलम में माइक्रो कंट्रोलर ही है। तो माइक्रो प्रोसेसर की जस्ट हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन या थोड़ा बहुत आपको एड्रेसिंग मोड्स वगैरह है, तो वो सिर्फ याद रखिए। ओके, अगर आपकी कभी जरूरत पड़ी तो इन केस तो मुझे कांटेक्ट करना, आई विल टेल यू अबाउट द प्रोग्रामिंग ऑफ ऑल माइक्रो प्रोसेसर, नो प्रॉब्लम। ओके, देन देर इज अ next point, that cost. Okay, in terms of microprocessor you will find the cost is high. Okay, and in terms of controller it will be cheaper one. Okay, तो ये ध्यान में रखना कि माइक्रो कंट्रोलर आर वेरी चीपर, यानी 40-50 रुपए में आपको माइक्रो कंट्रोलर मिल जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर की बात करोगे तो माइक्रो प्रोसेसर का जो डिजाइन है वो आज भी 8085 का डिजाइन पॉपुलर है।
तो माइक्रो प्रोसेसर की जो कॉस्ट रहेगी वो हाई ही रहेगा। ओके, आपको 8051 में आज मार्केट में बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर का 8051 ऑब्सोल्यूट हो गया है। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर का जो स्टडी है वो आज भी हम कर रहे हैं, क्योंकि कैसा है कि जो माइक्रो कंट्रोलर मार्केट में मिल रहा है वो लेटेस्ट ट्रेंड का, आपको लेटेस्ट दुनिया का यानी 2020 का या 2021 का ही मिलेगा, जो मार्केट में फिलहाल रन हो रहा है। ओके, तो जनरली उसके वेरिएंट्स या वर्जन्स अवेलेबल हैं, तो उसके हिसाब से आपको माइक्रो कंट्रोलर मिलेगा आज मार्केट में। ओके, लेकिन आप अगर 8051 ढूंढने जाओगे तो आपको 89C51C यानी वहां पर आपको सीरीज आ गई है, तो उसके वेरिएंट्स मिल जाएगा, लेकिन आपको वो कंपैटिबिलिटी मिलेगी, लेकिन आपको एक्सटेंडेड फीचर्स में। याद रखिए, ध्यान रखिए। ओके, इसलिए मैंने यहाँ कॉस्ट की भी बात की। ओके, next point है power consumption. Always the digital technology, this is the digital technology, so that's why it operates over logic 1 and zeros. Okay, but nowadays digital technology or the semiconductor trends is increase. Okay, तो जब 1970s में ये प्रोसेसर कंट्रोलर लॉन्च हुआ तो वहां पर वो +5 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रिक्वायर्ड था। आज अगर आप देखोगे तो +5 वोल्ट की जगह जो लेवल है वो कम हो गया है, यानी 3.3 है। ओके, वो लेवल 3.3 और 0 के लेवल में आपको आज आ गया है, यानी वोल्टेज में चेंज हो गए। तो याद रखिए, ये आपके लिए फ्यूचर ट्रेंड्स पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है। लेकिन अगर आप कभी भी बात करोगे माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोलर की, व्हाट विल बी द सप्लाई वोल्टेज विल बी रिक्वायर्ड, तो आप बताओगे भाई +5 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसा नहीं बताना 3.3 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि कैसा है कि ये आपके फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ। तो पावर कंजम्पशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर is high as compared to the controller. Okay. सिमिलरली अगर आप टॉक आउट करोगे साइज की, तो ऑब्वियसली माइक्रो प्रोसेसर में मैंने कहा कि इंटरफेसिंग ज्यादा है, तो अगर इंटरफेसिंग ज्यादा है तो ऑब्वियसली साइज ऑफ द सिस्टम विल बी लार्जर वन। ओके, और आप अगर कंट्रोलर की बात करोगे तो कॉम्पैक्ट साइज रहेगा, वेरी स्मॉल साइज और मिनिचराइज साइज रहेगा। तो ये वहां पर डिफरेंस रहेगा। और एप्लीकेशंस की बात करोगे तो एप्लीकेशंस में आप अगर देखोगे तो माइक्रो प्रोसेसर के और माइक्रो कंट्रोलर के एप्लीकेशंस में मैंने बताया था। ओके, याद रखो कि जनरल माइक्रो प्रोसेसर आपका डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में भी माइक्रो प्रोसेसर अवेलेबल है, वीडियो गेम्स वगैरह में भी आपको वहाँ अवेलेबल होगा। लेकिन अगर आप बोलोगे कि सर मोबाइल में अगर माइक्रो प्रोसेसर अवेलेबल है तो माइक्रो कंट्रोलर, याद रखिए माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर ये कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं। तो जैसा आप कोर का नाम सुनते हो तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी कोर की बात आती है। ओके, तो कोर बोले तो इट इज अ चिप, so 2 chips, 4 chips, yeah, 8 chips are get integrated with each other, and because of that here the processor is also used with the mobiles. ओके, याद रखना। अगर आप कंट्रोलर की बात करोगे, इट इज यूज फॉर फिक्स टास्क। ओके, द टास्क आर प्रीडिफाइंड। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज यूज इन वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, अलार्म, या फिर आप थर्मामीटर देख रहे हो, या फिर आप ऑक्सीमीटर देख रहे हो। ये बहुत सारे जो आप डे टू डे लाइफ में जो आपके सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट देख रहे हो, एवरीवेयर आप फाइंड आउट करोगे माइक्रो कंट्रोलर को। ओके, आपके पास अगर डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप में भी आप माउस में भी माइक्रो कंट्रोलर फाइंड करोगे, कीपैड में भी 10-15 टाइप के आपको अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर मिल जाएगा। आपके पास सीपीयू है, या आपके पास मॉनिटर है, या आपके पास कोई टैब है, ये या आपका डिश टीवी का डिश सेट है, डीटीएच सेट है, या आपका टीवी है, एलईडी टीवी है, या आपका जो अभी नियर अबाउट 2-4 साल पहले वाला खरीदा वाला भी टीवी होगा, तो उसमें भी माइक्रो कंट्रोलर है। एवरीवेयर यू कैन फाइंड। आपका फ्रिज या इसमें भी जनरल डिजिटाइजेशन किया है, तो अगर आपको वहां पर वॉइस ऑपरेटेड अगर आपका फ्रिज होगा, या वहां पर कोई टेक्नोलॉजी अगर यूज की होगी, तो उसमें भी आपको माइक्रो कंट्रोलर अवेलेबल होगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द कंपैरिजन। ओके, मैंने इसे नाम दिया है मॉडर्न कंपैरिजन। ओके, तो मॉडर्न कंपैरिजन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर। ओके, याद रखिए इस टाइप का भी कंपैरिजन अवेलेबल है। ओके, अगर इनके अगर क्वेश्चन अगर आता है तो यू शुड एबल टू फेस इट वेरी नाइसली। ओके,
ऐसा नहीं रहना चाहिए कि भाई मेरे बच्चे को भाई ये बात पता नहीं है कि भाई ये सारे भी फीचर्स कंट्रोलर के कंपैरिजन में यूटिलाइज होते हैं। ओके, तो इस वजह से ये पॉइंट भी यहाँ पर कवर किया। ओके, तो ध्यान में रखो ये सारी बातें। ओके, so I hope you understood all these things related to this microprocessor and microcontroller comparison. Okay, now I am going for the next one point. Okay, next point discuss करते हैं types of architectures. Remember आपने 8085 या 8086 का आर्किटेक्चर फर्स्ट यूनिट में देखा, तो वैसे ही यहाँ पर हम आर्किटेक्चर्स जनरली प्रोसेसर्स और कंट्रोलर्स में फाइंड आउट करते हैं। याद रखिए ये आर्किटेक्चर आपको इंटरनल जो ब्लॉक्स है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ओके, तो जनरल नाम से याद रखिए। ओके, तो यहाँ हार्डवर्ड आर्किटेक्चर रहेगा, वान न्यूमन आर्किटेक्चर रहेगा, रिस्क आर्किटेक्चर रहेगा या सिस्क आर्किटेक्चर है, राइट। हम इसको डिस्कस करते हैं अभी एक एक करके कि ये आर्किटेक्चर है क्या और इसमें क्या आपको यूटिलिटी अवेलेबल है और वो यूटिलिटी आपको प्रोसेसर में कैसी और कंट्रोलर में कैसे अवेलेबल रहेगी। यानी ये जो आर्किटेक्चर है, ये आर्किटेक्चर के द्वारा जो इंटरनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ प्रोसेसर है या इंटरनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंट्रोलर है वो डिसाइड की जाती है। या आप जो एग्जीक्यूशंस कैरी आउट करते हो, तो while executing the processor, while executing the instruction, किस तरह का नेचर वहां पर आपको अवेलेबल होगा और किस ब्लॉक्स को वहां पर यूटिलाइज किया जाएगा, ये सारी बातें आप यहाँ इन आर्किटेक्चर्स के द्वारा देख सकते हो, राइट। तो चलो मैं पहले हार्वर्ड और वन न्यूमन आर्किटेक्चर में लेकर जाता हूँ एंड देन लेटर ऑन वी विल डिस्कस रिस्क एंड सिस्क आर्किटेक्चर, राइट। सो फर्स्ट वी गो फॉर द हार्वर्ड. Okay, first we go for one Neumann architecture. Okay, now see here, whatever the architecture that you observe here, okay, is one Neumann architecture. The block diagram or block schematic is shown in front of you in the slide. Okay, you can able to see the different sections. Okay, this block diagram is divided into three different categories. First is memory, second one is central processing unit, and third one is IO system, right? Now here in terms of one Neumann architecture, the CPU is linked with the memory. Okay, so that's why there is a address bus is required. Okay, and data bus is required. Okay, the purpose of address bus is to do the address, okay, to address to a specified memory location, and the purpose of data bus is to transfer the data or the instructions to the CPU. Okay, so here the central processing unit is continuously communicating with this single memory, right? Here a single memory is present, and in that memory your program as well as data is stored, right? This is about the memory. Second point we discuss here, central processing unit. If you talk about the central processing unit, here you can find the control unit is present along with the arithmetic and logic unit, optional registers and program counter is there. Now you know the basic fundamental behind arithmetic, logic, control unit and all these sections. Okay, now here all these units are integrated together to obtain the different kind of operations. Okay, so that's why here this central processing unit it is present. Okay, and third one is for input output system. Okay, so input output in our interface with the central processing unit. Now I am not going to discuss all the point. Okay, only briefing. I am giving you short briefing. One by one I focus it. Okay,
all the points as we start the 8051 architecture. Okay. At this moment, you just remember what is that: arithmetic, logic unit, program counter, optional registers, and control unit. Right? Okay. But as we start our 8051, okay, in that you can able to see these sections one by one. Okay. Now here, remember this one Neumann architecture will be designed by the famous mathematician and scientist John von Neumann in 1945. Okay, तो 1945 में ही ये वन न्यूमन आर्किटेक्चर वहां पर डिजाइन हो गया था. ओके, तो ये डिजाइन होने के बाद फिर बाद में प्रोसेसर का बेसिक स्टार्ट हुआ. ओके, लेकिन वो इन्वेंट होते होते नियर अबाउट 1970s में वहाँ आपको जाना पड़ा. ओके, तो 1970s में आपको फर्स्ट प्रोसेसर 8085 मार्केट में लॉन्च हुआ और वो मार्केट में लॉन्च किया इंटेल कॉर्पोरेशन से. ओके, तो इंटेल कॉर्पोरेशन ने 8085 या 8051 दोनों का लॉन्चिंग किया है. तो उनके द्वारा ही ये प्रोसेसर और कंट्रोलर मार्केट में लॉन्च हुए. ओके, तो दे आर द डिजाइनर. ब्लॉक सेक्शंस आपको समझ में आया अभी? याद रखिए ये. ओके, तो अगर आप वन न्यूमन का आर्किटेक्चर अगर कहीं बताओगे, सो दैट्स व्हाई आपको इस तरह का आर्किटेक्चर वहां पर शो आउट करना है. राइट, मैं डिस्कस करूंगा और बात ये है वन न्यूमन की. ओके, थोड़ा आगे आपको बात बताता हूँ थोड़ा, और बाद में फिर वो डिस्कस करेंगे. सेकंड पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हार्डवर्ड आर्किटेक्चर. ओके, हार्डवर्ड आर्किटेक्चर आप फाइंड कर रहे हो. ओके, तो मेन मेमोरी आपको वहां पर दिखाई देगी, लेकिन आप अगर कंपेयर करोगे वन न्यूमन से, तो जो इंटरफेसिंग लाइन है बिटवीन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपको वहां पर 2 की जगह 4 दिखाई देगी. राइट, फिर से बताता हूँ. रिमेंबर हियर in terms of one Neumann you find the address and data. Okay, so only 2 lines are interfaced between the main memory and central processing unit. But in terms of here hardware architecture, you can find 4 lines are there. Means the instruction and data get separated. Okay, the instruction and data lines are separated. Okay, here main memory is get divided into 2 sections. Right, here main memory, I say main memory is divided into 2 sections. Okay, here yesterday I told you there is a program memory and data memory. So that's why program memory's purpose is to hold the program and data memory purpose is to hold the data. So that's why here the separate control is there with the memories. Okay, so here first is instruction address. Okay, means with the help of that instruction address you can able to address the instruction. Okay, means whatever the program which is stored in the memory, that will be fetch. Okay, that instructions are fetched with the help of that instruction address bus. Okay, कुछ point यहाँ पर मैंने कहा fetch. Fetching means to take, accept. Okay, to read. Okay, so that's why here the instruction address is related. Second is instruction line. Okay, that instruction line is related with the instruction copying. Okay, so that's why that instruction which will be available over that memory locations. Okay, that memory location instruction get copied and passed to the central processing unit for executions point of view. Okay, this bidirectional arrow is shown. Okay, here you can able to write, you can able to read with the help of that. Okay, third line is shown here, the data address. Means in case if where data is located, that data, bulk data will be written in the memory. So for that accessing point of view, that data address lines are necessary. Once you read the data or once you write the data, for that point of view data bus is given. Okay, so that's why here the data bus will be copying data or writing the data into the memory. Okay, this is about the 4 lines. Okay, no doubt. Okay, we will discuss it again later on. Okay, but for this moment I am just briefing all these points. Main memory is there. Okay, main memory is divided into 2 parts, program memory and data memory. Okay, most of the architecture the separate blocks are shown for the main memory.
Okay, in that blocks the program memory and data memory will be written. Okay, so keep it in mind. Okay, अगर आप इस तरह का अगर ब्लॉक वहां पर देखोगे तो उसमें ऐसा अलग कुछ महसूस करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पहले ही बता दे रहा हूँ भाई, वहां पर लिखा रहेगा प्रोग्राम मेमोरी या डाटा मेमोरी भी हो सकता है. Again, central processing unit is repeating. Central processing unit carries arithmetic and logic unit, control unit, operational register, program counter. Okay, so all these units are integrated with each other to carry out the operations. Okay, and last one section is input and output system. Okay, here various input and output devices are interfaced with the central processing unit to carry out the I/O operations. Right now, this is about the architecture of the non von Neumann and Harvard. But now I am going to the comparison between this Harvard and von Neumann. Okay, in case if there is a question to draw and explain the block diagram, okay, you can able to explain all these sections one by one. Okay, but how to explain that trick I will give you later on as we start the 8051 architecture, right? So now next point I am going to cover here the von Neumann architecture. Okay, so von Neumann architecture and Harvard architecture's comparison is shown in these slides, right? First point that I am showing you here, von Neumann is ancient computer architecture. It is based on stored program computer concept. Okay, तो ये old architecture है. जैसा मैंने कहा कि भाई in 1945 this architecture was invented by that von Neumann. Okay, so that's why it is based over the stored program computer concept. Okay, यानी already the program will be stored into the memory of the memory. Okay, so that's why this concept was adopted in earlier days. But now in modern computer architecture, in terms of hardware, you can find in modern computer architecture based on Harvard Mark I relay base model. Okay, so that's why here this concept is adopted under this hardware architecture, right? Remember, second point that I am telling you here, same physical memory address is used for instructions and data. Okay, in terms of the von Neumann architecture, but in terms of hardware, you find the separate physical memory for the instructions and data, right? So that's why there is a program and data memory concept. So that's why instruction is called program. Okay, and data is called data. Okay, so program and data, or sometimes instead of instruction or instead of program, there is a name code memory. तो कोई बुक्स या कोई डिजाइनर कोड मेमोरी, कोई डिजाइनर इंस्ट्रक्शन मेमोरी, कोई डिजाइनर प्रोग्राम मेमोरी के द्वारा भी उसे कॉल कर सकता है. सो यू शुड रिमेंबर ऑल दीज नेम्स आर सिमिलर. ओके, दीज आर नॉट डिफरेंट. सिमिलरली डाटा के लिए डाटा ही मेमोरी कहा गया है, राइट? Third point is there is a common bus for data and instruction transfer. Already you seen in the architecture, and in terms of hardware also you can find there is a separate buses, okay, for the transferring of data and instruction. Okay, I hope I already cleared this point. Similarly, the next point is two clock cycles are required to execute single instruction. In terms of von Neumann, you find that two clocks are required for the execution of single instruction. But in terms of hardware, you can find an instruction is executed in a single cycle. Okay, means whatever the amount of the clock is written in this comparison. Okay, means how many clocks will be required. Okay, remember one clock is directly proportional to the frequency of microprocessor or controller, right? So that's why keep it in mind here. Two clocks and single cycle will be there. Now remember क्लॉक साइकिल और यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी के द्वारा वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट? तो डिस्कस करेंगे ये पॉइंट बाद में. ओके, सिमिलरली in terms of von Neumann, you can find the systems are cheaper,
but when you turn toward the hardware, the systems are costlier. Okay, costlier यानी कि ज़्यादा costlier नहीं रहता है, but as compared to the one Neumann, you will feel it is costly. Okay. In terms of one Neumann, you can find the CPU cannot access instruction and read or write at the same time, because I say there is only two line. So that's why, because of that, only one line can be helping you to read the instruction and data. So that's why, because of that bus, either you read the instruction or either you read the data or you can write the data. So that's why this is the biggest difference between the one Neumann and hardware. Okay, but in terms of hardware, you can find the CPU can access the instructions and read and write at the same time. Okay, so this is the biggest difference between this one Neumann and hardware. Keep it in mind. Similarly, next one point that I like to discuss with you, that it is based in terms of one Neumann, you can find it is based in personal computer and small computer. Hardware is based used in microcontroller and single processor. Similarly, in terms of one Neumann, you will find the processor need to fetch code in a separate code cycle and data in another clock cycle. So it required only two clock cycles. Okay, so keep it in mind. Okay, प्रोसेसर जब यहाँ वन न्यूमन में रहेगा, वन न्यूमन में प्रोसेसर आप यूज करोगे तो उसमें फेच साइकिल रहेगी और उसके बाद वहाँ पर डाटा साइकिल रहेगी। फेच के द्वारा आप वहाँ पर which type of instruction will be demanded by you, और उसके साथ कुछ डाटा अगर अटैच होगा तो वो डाटा आपको नेक्स्ट साइकिल पे वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। बात करूंगा ये क्लॉक वहाँ पर उसे कहा जाता है स्टैंडर्डली टाइमिंग डायग्राम। तो टाइमिंग डायग्राम आपका वहाँ पर आगे कवर आउट करूंगा। ओके, उसके लिए आपको वहाँ पर 3 to 4 टाइप की आपको टाइमिंग डायग्राम बताऊंगा कि ये टाइमिंग डायग्राम कुछ इस तरह की होगी, राइट। अगर माइक्रो कंट्रोलर की बात करोगे तो सिंगल क्लॉक साइकिल इज सफिशिएंट फॉर सेपरेट बसेस आर यूज्ड टू एक्सेस द कोड एंड डाटा, राइट। देन हाई स्पीड less time consuming. Okay, in terms of one Neumann, you will feel the processing speed is high. Okay, and less time consuming. But in terms of hardware, you will find the speed is slow. Okay, and more time consuming will be there. Okay, and in terms of one Neumann architecture, you will find the simple in design. Okay, and hardware architecture is complex in design. Okay, so this is about the difference. Okay, that difference, if remember, okay, these points you will have to discuss in case if there is a question about the differentiate the one Neumann and hardware. Get my point? Okay, if you have any doubt, okay, you can ask me very freely. Okay, I hope these points are enough for discussing this architecture.